नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी को आदि जीके में बहुत बहुत स्वागत है। मैं ईश्वर से यही अनुरोध करूंगा कि आपको हमारे वीडियो से कुछ ज्ञान अर्जित हो। तो गाइज, आपसे यही आशा रखूंगा कि आप हमारे वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और हमारे वीडियो में जो भी कमी आपको दिखाई पड़ता है वो प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि अगले वीडियो में उस कमी को सुधार पाऊँ और काफ़ी बेहतर वीडियो आपके आगे प्रस्तुत कर पाऊँ। अगर आपको हमारे वीडियो से काफ़ी सीख अर्जित होती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो को अपलोड करें तो आपको पता चलते रहे। यदि आप प्राचीन भारत के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो पीछे कुछ वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। तो हम चलते हैं आज के टॉपिक पे चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। भारत में वस्त्रों और कपड़ों के इतिहास की इतनी गहरी जड़ें हैं कि वे प्राचीन काल तक फैली हुई थी। यहाँ प्राचीन काल में वस्त्रों के उत्पादन, उपयोग और व्यापार को दर्शाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं। वहीं मध्यकाल में इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन आकर अपना स्थान ले लिया है। वस्त्र शिल्प के प्रति राजाओं के संरक्षण मध्यकाल में तीव्रता से बढ़ गई थी, जिसके कारण इन वस्त्रों को कपड़ों का उत्पादन और व्यापार बढ़ गया है। विशेषतः मुगल काल के दौरान मध्यकाल भारत और कपड़ों बनाने में प्रयोग किए जाने वाली तकनीक, रूपांकन और प्रौद्योगिकी में फारसी प्रभाव के आगमन का भी साक्षी रहा था। वस्त्र का विभिन्न उपयोग के लिए उत्पादन किया जाने लगा, जिसमें परिधान, सजावटी सामान, बॉल, कालीन, तंबू आदि सारी शामिल थे। दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के शासकों ने रुइसों और सामंतों को उनके सम्मान में 1000 चोंगे प्रदान किए। दरबार की ज़रूरतों को ही पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन की आवश्यकता होती थी। इस प्रकार 2 प्रकार के कारखाने या कार्यशालाएं थी जहां कपड़े का उत्पादन किया जाता था। पहले स्वतंत्र कारखाने जो कारीगरों द्वारा उनकी निजी पूंजी से काफ़ी छोटे स्तर पर चलाए जाते थे। दूसरे शाही कारखाने, जिनको राज दरबार द्वारा संरक्षण प्राप्त था और जो विशेष रूप से शाही घराने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्य करते थे। शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल के दौरान भारत आए फ्रांसीसी यात्री फ्रांसुआ बर्नियर ने अपने यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर में इन कार्यशालाओं के बारे में लिखा था। उन्होंने इसमें कई विशाल कक्षों के संयोजकों का वर्णन किया है, जहां विभिन्न विशिष्ट प्रकार के कारीगर कार्य किया करते थे। एक विशाल कक्ष में अधीन कढ़ाई करने वाले, अन्य में चित्रकारों और दर्जियों, मलमल बुनकरों, जरी का काम करने वाले आदि को देखा जा सकता था। कुछ रईस अपने निजी कार्यशालाएं भी चलाते थे। सूती कपड़ा मध्यकाल में विशेष रूप से मुगलों के अधीन सबसे व्यापक रूप में उत्पादित और कार्य विग्रह किए जाने वाला कपड़ा था। दिल्ली, लाहौर, आगरा, पटना, बनारस, अहमदाबाद, बुरहानपुर और ढाका सूती कपड़ों के प्रमुख उत्पादन केंद्र थे। इन कपड़ों के उत्पादन की एक निश्चित प्रक्रिया थी। कटी हुई कपास को पहले कुछ दिनों के लिए धूप में सुखाया जाता था। उसके बाद रुई को ओटाई के दौरान कपास के रेशों को कपास के बीज से अलग किया जाता था। ओटाई 2 प्रकार के उपकरणों में प्रयोग किए जाते थे, या तो रोडल बोर्ड, जिसके हाथ में एक बेलनाकार रोलर का प्रयोग एक सपाट पटल पे किया जाता था, या स्प्रिल गरारी वाले ओटली चरखी, जो कि 2 लकड़ी के रोलर की बनी होती थी। चरखी सबसे सामान्य विधि थी। इसके बाद कपास के रेशों को 2 प्रकार के तकनीकों का उपयोग करके सीधा किया जाता था। पहली आदिम विधि में कपास को एक छड़ी से पीटा जाता था, जिसमें रेशों की टूटने की संभावना बहुत ही अधिक होती थी। इसीलिए धुनाई को दूसरी विधि प्राथमिकता दी गई थी, जिसमें कपास की धुनकी के माध्यम से धुना जाता था। यह उपकरण भारत में 11वीं शताब्दी ईस्वी में प्रयोग में आया जाता था और यह आज तक उपयोग में है। प्रक्रिया के धुनाई कहा जाता है। यह एक विशेष रूप से धुनिया या कपास धुनिया नामक एक निश्चित जाति द्वारा ही की जाती थी। अगले चरण में रेशों के सूत काटा जाता था, जो फिर 2 प्रकार के उपकरणों के प्रयोग में किया जाता था। पहला तकनीकी जो प्राचीन काल में प्रयोग किया जाता था, एक सरल उपकरण था। दूसरा चरखा, जिसमें प्रवेश के साथ मध्यकाल की कटाई प्रक्रिया में एक नाटकीय मोड़ लिया। 13वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान चरखा इस्लामी दुनिया के माध्यम में भारत में आया। तकनीकी और चरखा दोनों ही एक साथ ही अस्तित्व में बने रहे। पहले का महानीन और दूसरे का मोटे सूत काटने के लिए प्रयोग में किया जाता था। कटाई अधिकतर महिलाओं द्वारा ही की जाती थी।
हाँ तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। आई होप हमारी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगती हो और हमारी वीडियो से आपको काफ़ी ज्ञान अर्जित होती हो। तो मिलते हैं हम कल एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और हमारे वीडियो में अगर आपको कुछ गलती दिखाई पड़ती है तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि अगली बार उस कमी को सुधार पाए और काफ़ी अच्छी वीडियो आपके आगे प्रस्तुत कर पाए।